I will not change how I eat. I will not change the faith that I am proud to belong to. But there is one thing I will change. I will no longer look for myself in the shadows. I will find myself in the light. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या धर्म को राजनीति से अलग किया जा सकता है और धर्म को राजनीति से क्यों अलग करना चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब ज़ोहरान ममदानी के चुनाव प्रचार, उनके मुद्दों, बयानों और जीत से मिल जाता है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों, भय के सहारे जीतने वालों को ममदानी ने हरा कर जवाब दिया। राजनीति से भले धर्म की पूरी विदाई नहीं हुई है, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति की बड़ी हार तो हुई ही। ममदानी जिस ताज़ी हवा की बात कर रहे हैं, ये वही हवा है जिसका इंतजार दुनिया के कई देशों में किया जा रहा है। ममदानी ने साबित कर दिया कि धर्म को राजनीति से दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ममदानी ने अपनी मुस्लिम पहचान छिपाई या उसके नाम पर वोट मांगा, दोनों नहीं किया। उनके समर्थकों ने उनसे यही कहा कि वे मुस्लिम पहचान को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर चुप रहें, ज्यादा ना जवाब दें। लेकिन ममदानी बोलते रहे। न्यूयॉर्क के वोटर से इस पर बात की, कहा कि वे मुसलमान हैं, लेकिन वे इस राजनीति के जरिए उसी सम्मान और बराबरी की चाह रखते हैं जो दूसरे न्यूयॉर्कर चाहते हैं। हर न्यूयॉर्कर चाहता है कि उसके साथ सम्मान के साथ पेश आया जाए। उसी तरह ममदानी भी चाहते हैं। वे यह भी बताते हैं कि मुसलमान के नाम पर केवल वही गैर बराबरी और अपमान का सामना नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे कारणों से न्यूयॉर्कर भी इसी तरह की उपेक्षाओं के शिकार हैं और वे सभी के लिए लड़ेंगे। ये ममदानी का ही बयान है, जिसमें कहते हैं कि समस्या यह नहीं कि न्यूयॉर्क में मुसलमान का तिरस्कार किया जाता है। बहुत से ऐसे न्यूयॉर्कर का भी तिरस्कार होता है जो मुसलमान नहीं है। समस्या यह है कि मुसलमान अपनी गरिमा पर की जाने वाली चोट को पचा जाते हैं। मैं मुसलमान हूं, मगर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं हूं। मैं एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहता हूं जो न्यूयॉर्क के हर बंदे के लिए लड़े। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान हर क्षण लोगों के साथ हो रहे अपमान को महसूस किया है। अगर मैं सभी के मुद्दे उठा सकता हूं, तभी मैं खुद को नेता कह सकता हूं। ऐसा नेता जो एक एक न्यूयॉर्कर की आवाज बने, चाहे उसकी चमड़ी का रंग कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, या वह कहीं भी पैदा हुआ हो। Since I announced my candidacy for mayor 1 year ago yesterday, I've sought to be the candidate fighting for everyday New Yorkers, not simply the Muslim candidate. I've carried these indignities with me each moment of this race, doing so all the while as the first major Muslim candidate for mayor in New York City history. I thought that if I could build a campaign of universality, I could define myself as the leader I aspire to be, one representing every New Yorker, no matter their skin color or religion. I thought if I worked hard enough, it would allow me to be that leader. ममदानी ने खुलकर बताया कि न्यूयॉर्क के 10 लाख मुसलमान क्या महसूस करते हैं। साफ साफ कहा कि कोई भी कभी भी किसी मस्जिद के खिलाफ हिंसा भड़काने लग जाता है। शहर के निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसी टी शर्ट बेचने लग जाते हैं जिन पर लिखा होता है, ममदानी को देश से ही निकालो। 10 लाख मुसलमानों को हर दिन महसूस कराया जाता है कि वे अपने ही घर में मेहमान हैं। ममदानी ने न्यूयॉर्क में जिन धारणाओं को हराया है, वो सभी भारत की राजनीति में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। नफरत की राजनीति अलग अलग नाम बदलकर भारत में एक ही थीम पर टिकी हुई है। कभी पाकिस्तान भेजने की बात करती है, कभी घुसपैठिए की। भारत में भी विपक्ष के नेताओं को मुस्लिम पहचान में ढाल कर दिखाया गया और इसका असर उन पर ही पड़ा। अब ऐसे कई नेता अपने आसपास किसी मुस्लिम नेता को रखते भी नहीं, टिकट तो कम ही दिया जाता है। ध्रुवीकरण की राजनीति के विरोधी भी 10 कदम मुस्लिम नेताओं को पीछे रखते हैं। ममदानी 4 कदम आगे जाकर इसका मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने उन मुद्दों की पहचान की जिससे न्यूयॉर्क के लोग रोज जूझ रहे हैं। इसलिए कहा कि बस सेवाओं को फ्री करेंगे, क्योंकि आम लोगों के लिए इसका खर्चा उठाना मुश्किल है। साथ ही उनके समय की भी कीमत है, तो बसों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी ताकि समय से काम पर पहुंचें और उन्हें नुकसान ना हो। न्यूयॉर्क में हर दिन 13 लाख लोग बस में यात्राएं करते हैं, लेकिन बस की रफ्तार धीमी होने के कारण समय से काम पर या घर नहीं पहुंच पाते। शहर इतना महंगा होता चला गया है कि साधारण लोग शहर से दूर होते जा रहे हैं।
उनके जीवन में बस और मेट्रो का बड़ा रोल है, क्योंकि दूर दूर से वे इस शहर में काम करने आते हैं। अगर परिवहन महंगा होगा, इसका असर गरीब पर ज्यादा पड़ेगा, उसकी बचत नहीं होगी। यहीं पर ममदानी आम लोगों के सम्मान और गरिमा की बात करते हैं। बस की बात कर ममदानी ने इस बहस को जिंदा कर दिया कि जाम से भरे शहर का एक ही समाधान है, पब्लिक और फ्री ट्रांसपोर्ट। एक बार फिर से न्यूयॉर्क में इस पर बहस होने लगी है। जोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहे लोगों से बात कीजिए तो वे इन्हीं परेशानियों के बारे में बात करते हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं। लेकिन जब आप कॉरपोरेट और अमीरों से बात करते हैं तो वे शहर को बांटने की प्लानिंग करते हैं। नफरत की राजनीति सबसे पहले लोगों को बांटती है। नौकरी, शिक्षा, आने जाने के लिए अच्छी बस, ट्रेन, इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाता है और अमीर लोगों का गिरोह शहर के पैसे पर, जमीन पर अपना कंट्रोल जमाने का प्लानिंग करने लग जाता है। इसीलिए बिलियन डॉलर के चंदे का इस्तेमाल इस तरह की तस्वीरों को बनाने में खर्च किया गया, जिसमें ममदानी की दाढ़ी बढ़ी हुई दिखाई गई। जब कोमो को फंड करने वाली कमेटी की तरफ से मेल में यह तस्वीर लोगों को भेजी गई तो ममदानी ने इसका जवाब दिया और कहा कि उनके विरोधी चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के लोग मुझसे डर जाएं। ममदानी बताते हैं कि उनके चेहरे को डरावना बनाने के इरादे से एडिट किया गया, जो पूरी तरह से इस्लामोफोबिया की भाषा है, यानी इंसान के काम से नहीं, उनके धर्म के नाम पर डराया जा रहा है। उनसे नफरत करने की बात जनता के दिमाग में डाली जा रही है। उन्हें जिहादी कहा गया। ममदानी के खिलाफ घृणा फैलाई गई कि जीत गए तो न्यूयॉर्क में शरिया लागू कर देंगे। लाल रंग में रंगे एक जहाज को 9/11 के ट्विन टावर की तरफ जाते हुए दिखाया गया और आतंकी हमले से जोड़ा गया। सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद न्यूयॉर्क शहर और पूरे अमेरिका में मुसलमानों के साथ साथ दक्षिण एशियाई लोगों को भी नफरत की आंधी का शिकार होना पड़ा। लेकिन क्या यह कमाल की बात नहीं कि उसी शहर में 24 साल में वहां की जनता अपने भविष्य के लिए मुसलमान पर भरोसा करती है। यही सब किया गया अरबपतियों के पैसे के दम पर। Andrew Cuomo laughed and agreed when a radio show host said that I would cheer another 9/11. Yesterday, Eric Adams said that we can't let our city become Europe. He compared me to violent extremists, and he lied when he said that our movement seeks to burn churches and destroy communities. The day before that, Curtis Lewa slandered me from a debate stage when he claimed that I supported global jihad. And every day, Super PAC ads imply that I am a terrorist or mock the way I eat. ममदानी की जीत साबित करती है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है, उसके पीछे कॉरपोरेट का बड़ा पैसा लगा है। वही पैसा झोंक रहा है। आप भारत में दर्जनों गोदी चैनलों से इसे समझ सकते हैं। उनके पीछे कौन से कॉरपोरेट चेहरे हैं आप जानते हैं। उनके चैनलों पर ऐसी बहस चलती है जिसमें किसी ना किसी तरह मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना उकसाई जाती है। आप जितना इन मुद्दों में उलझे रहेंगे, उतना ही ध्यान आपका इस बात से हट जाएगा सरकार क्या कर रही है, गरीबों से जमीन लेकर किसे किसके फायदे के लिए सौंप रही है, आपके या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। इसलिए कॉरपोरेट के ये न्यूज चैनल मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाने के कार्यक्रम करते हैं। ममदानी उन कंपनियों का नाम लेते हैं जिन्होंने उनके विरोधी कौमों को चंदा दिया और जिस चंदे के पैसे से इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाई गई। अमेरिका में घर घर डिलीवरी करने वाली कंपनी का नाम लेकर ट्वीट कर देते हैं। कहते हैं ऐसी कंपनियां क्यों नहीं चाहती हैं कि ममदानी जीते, क्योंकि अगर श्रम कानून मजबूत होगा तो मजदूरों से कम पैसे पर काम कराकर ये कंपनियां अरबों का मुनाफा नहीं कमा पाएंगी और मजदूर इस खेल को समझ ना सकें, इसीलिए उन्हें डराया जा रहा है कि ममदानी मुसलमान है। The billionaire class has sought to convince those making $30 an hour that their enemies are those earning $20 an hour. They want the people to fight amongst ourselves so that we remain distracted from the work of remaking a long broken system. We refuse to let them dictate the rules of the game anymore. They can play by the same rules as the rest of us.
ममदानी के चुनाव से भारत की राजनीति को काफी कुछ सीखना है। भारत की राजनीति में भी यही सब है। खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, 6-6 हजार रुपया महीने का नहीं कमा पाते, करोड़ों लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं, लेकिन नेताजी मंच से घुसपैठिए का भूत नचाते हैं। किसी घुसपैठियों को नहीं घुसने देंगे ये कहानी सुनाते हैं और बताते नहीं कि उनके रहते घुसपैठिया कैसे आ गया। भारत में विपक्ष के नेता नौकरी, पढ़ाई सहित जनता के मुद्दे उठाते हैं, मगर घुसपैठ के सवाल को आसानी से टाल जाते हैं। ममदानी टालते नहीं, जवाब देते हैं। ममदानी की तरह विपक्ष के नेता मुसलमान का नाम लेकर बोल ही नहीं पाते कि लोगों को डराया जा रहा है। कभी कभी नेता बात करते हैं, लेकिन ममदानी की तरह लगातार नहीं। उन्हें लगता है मुसलमान का नाम लेने से, उसका नाम लेकर उसका पक्ष लेने से चुनाव उनके खिलाफ चला जाएगा। मगर ममदानी इस राजनीति और राजनीति के इस डर का विरोध करते हैं। न्यूयॉर्क में ममदानी मुसलमानों से भी खुलकर मिलते हैं, इमाम से मिलते हैं। उनका यह मिलना उस राजनीति का जवाब था जो मुसलमानों को अपराधी सा बना देती है। जिस राजनीति के दबाव में भारत में नेता किसी मुसलमान धर्मगुरु से सबके सामने मिलते तक नहीं, मुसलमानों के कार्यक्रम में भी जाने से बचते हैं। भारत में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन वे भी नहीं चाहते कि भारत में विपक्ष का नेता किसी मुसलमान के साथ दिन रात नजर आए। ममदानी इस तरह के वैचारिक कंफ्यूजन के शिकार नहीं है। अमेरिका का एक नागरिक संगठन है इक्वालिटी लैब्स। इसने एक अध्ययन किया कि इंटरनेट की दुनिया में ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ किस तरह नफरत फैलाई गई। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ममदानी की मुस्लिम पहचान को लेकर नफरत और भय पैदा करने वाले 11.5 लाख पोस्ट पैदा किए गए। अगर लोग धर्म के आधार पर नफरत ना कर पाए तो उनकी दूसरे तरीके से मदद की गई। ममदानी को कम्युनिस्ट बताने के लिए 14 लाख पोस्ट किए गए। इन दो प्रकार के टॉपिक पर जो पोस्ट किए गए उनकी रीच 150 अरब बताई जा रही। इस स्केल पर नफरत फैलाने की कोशिश हुई और तब भी न्यूयॉर्क की जनता ने उस नफरत को नकार दिया। धर्म के नाम पर झूठ और नफरत की राजनीति की बहुत बड़ी हार हुई है। इसीलिए न्यूयॉर्क का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव बन गया है। Zohran Mamdani will build a better future for all New Yorkers. Zohran has a plan to make New York City affordable by freezing the rent for rent-stabilized tenants, creating fast and free buses, delivering cheaper groceries, universal child care. That's why on November 4th, vote for Zohran Mamdani because this is our city. यहां ममदानी के भाषण का एक हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। भाषण अंग्रेजी में है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं। ध्यान से सुनिए, वे कितनी मेहनत करते हैं जनता को समझाने में कि मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है ताकि जनता के हित की बात कोई ना करे। वे कह रहे हैं, हमने महीनों लगाकर न्यूयॉर्क की जनता को समझाया कि आइए हम सब मिलकर एक अच्छा शहर बनाते हैं, लेकिन अब पैसे की ताकत से नफरत फैलाई जा रही है और लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि बस और हवा की बात ना सोचें, इस सवाल में उलझ जाएं कि किसी मुसलमान को मेयर होना चाहिए या नहीं। कभी आपने सोचा है कि भारत में आईटी सेल और गोदी मीडिया मुसलमानों के नाम पर जो नफरत फैला रहा है उसके पीछे कितना पैसा लगा है? अभी तक आपने नहीं सोचा? कोई बात नहीं, 20 साल बाद जरूर सोचिएगा। But over the past few weeks, as this race has entered its final days, we have witnessed displays of Islamophobia that shock the conscience. Andrew Cuomo, Eric Adams, and Curtis Sliwa do not have an agenda for the future. All they possess is the playbook of the past. They have sought to make this election a referendum not on the affordability crisis that consumes New Yorkers' lives, but on the faith I belong to and the hatred they seek to normalize. We spent months
working to convince the world that New Yorkers have a right to afford this city that we all love. Now, we are being forced to defend the idea that a Muslim is even allowed to lead it. These same big money donors and disgraced politicians have sought to rob us of our ambition because they do not think that you deserve the beauty of a dignified life. And time and again, they have encouraged you to imagine less because they know that a reimagined New York hurts their bottom line. I believe that this city is like the universe, constantly expanding. We deserve a city government as ambitious as the working New Yorkers who make it the greatest city in the world. We cannot wait for someone else to deliver it. We are not afforded the luxury of waiting, because too often to wait is to trust those who delivered us to this point. ममदानी न्यूयॉर्कर से कहते हैं, यहाँ का जो भी मेयर बनता है वो पैसे वालों के लिए काम करता है। जिनके पास पहले से बहुत पैसा है उन पर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए और उस पैसे से आम लोगों का भला किया जाना चाहिए। उन्होंने बोलना शुरू किया कि दुनिया का सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क, लेकिन यहाँ केवल अमीर ही आराम से जी रहे हैं, आम लोग नहीं। और जब उनके हित की बात की जा रही है तो उनके मुसलमान होने को लेकर डराया जा रहा है, जो नहीं चलेगा। वे भी एक आम न्यूयॉर्कर हैं, जो सभी को चाहिए वही उन्हें चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आप न्यूयॉर्क की मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज को देख रहे हैं। 1883 में यह ब्रिज बना जो मैनहट्टन और ब्रुकलिन बरो को जोड़ता है। ममदानी के समर्थक इस ब्रिज से शहर में प्रवेश कर रहे हैं। यह बता रहा है कि अमीरों ने शहर को इतना महंगा कर दिया कि आम लोग शहर से दूर चले गए। ममदानी उन्हें फिर से इस शहर में ला रहे हैं। ये शहर उनका होने जा रहा है। इनके हाथ में जो बैनर है उस पर लिखा है, हमारा समय आ गया। आप दिल्ली में ही देखिए, एक समय था जब काम करने वाले आम लोग शहर के बीच में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे शहर से दूर कर दिए गए झुग्गियां हटाने के नाम पर। वे घंटों बसों से यात्राएं करते हैं, पूरी कमाई मेट्रो में किराया देने में चली जाती है, तब जाकर काम पर पहुंचते हैं। जाहिर है किसी को उनकी तकलीफ की बात करनी ही थी। अगर यात्रा का किराया महंगा होगा तो कम कमाई पर जीने वाले लोग कहां जाएंगे? यह सवाल सिर्फ न्यूयॉर्क का नहीं है। To every New Yorker in Kensington and Midwood and Hunts Point, know this. This city is your city and this democracy is yours too. This campaign is about people like Wesley, an 1199 organizer I met outside of Elmhurst Hospital on Thursday night. A New Yorker who lives elsewhere, who commutes 2 hours each way from Pennsylvania because rent is too expensive in this city. It's about people like the woman I met on the BX33 years ago, who said to me, I used to love New York, but now it's just where I live. And it's about people like Richard, the taxi driver I went on a 15-day hunger strike with outside of Seattle, who still has to drive his cab 7 days a week. My brother, we are in City Hall now. दिल्ली में ही जब चुनाव आता है, झुग्गी और अवैध कॉलोनी की राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन कोई इन जगहों में सुविधाओं की बात नहीं करता। यहां रहने वाले लोग क्या सम्मानजनक स्थिति में रहते हैं? अब दिल्ली में देखिए, दिवाली के समय से हवा में जहर की मात्रा बढ़ी। लोग अपने फोन में हर समय देख रहे हैं आज दिल्ली की हवा में जहर की मात्रा कितनी है, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं। राहुल गांधी ने भी वायु प्रदूषण पर काम करने वाले व्योमेश झा से इंडिया गेट पर जाकर बात की, वीडियो बनाया, कारणों को जाना, लेकिन तब भी यह मुद्दा जनता की आवाज नहीं बन सका। उनकी ही पार्टी के लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे,
आखिर दिल्ली की हवा में जहर है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बड़ा मुद्दा क्यों नहीं? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर मीम बन रहे हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं लगा कि जनता कितनी परेशान है? कुछ तो बोलना चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी को पता है कि जहर से सबका फेफड़ा खराब होगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी, लेकिन चुप्पी छाई हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज रोज इसे लेकर कोई ना कोई खुलासा करते हैं, लेकिन शहर चुप्पी मार जाता है। It's actually almost in hundreds of kilometers. 50% प्रदूषण जो है दिल्ली के एम्बिएंट एयर कंट्रीब्यूशन जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन। It's a national problem. There are many cities that don't even measure. The air quality monitors, half the time they don't work. When they work, they peak out at 500 when you and I are breathing 1500. The damage is taking place throughout the year. राहुल गांधी ने वीडियो बनाकर एक नए तरीके से कोशिश की इस मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन क्या वो काफी था? आखिर विपक्ष को भी सोचना होगा, हवा का मुद्दा केवल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी का तो नहीं है। बीजेपी के समर्थकों को भी खांसी होती होगी, वह भी बीमार पड़ते होंगे, और जो इन तीनों को पसंद नहीं करते वे भी बीमार पड़ते होंगे। यानी सबका फेफड़ा खराब हो रहा है, फिर भी यह मुद्दा दिल्ली में नहीं बन रहा। ममदानी ने कैसे अपने 3 सवालों को सबका मुद्दा बना दिया? फ्री बस, रेंट फ्रीज और सरकारी दाम पर ग्रोसरी और फ्री चाइल्ड केयर पर फोकस रखा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब ममदानी सड़कों पर उतरे तब लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सड़कों पर लोगों से बात करने चले गए कि उनकी पार्टी ने क्या गलती की और उनके क्या मुद्दे होने चाहिए। कई लोग ममदानी की तरफ देखते भी नहीं, और 1 साल बाद वही शहर इस नेता को जिताने के लिए 50 साल में सबसे अधिक मतदान करता है। यह कोई चमत्कार नहीं था। दुनिया में सियासी प्रचार अभियानों का किस्सा ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। ममदानी ने जो किया वह पहली बार नहीं था, लेकिन जो भी किया उसे पूरी निष्ठा से किया। जनता के उन मुद्दों की बात की, इतनी बार की कि लोग खुद उनके लिए आगे आ गए। ट्रंप की जीत से जो लोग टूट गए, ममदानी ने उनके भीतर आशा का संचार खड़ा कर दिया। यही कारण है कि चुनाव खत्म होते होते ममदानी के लिए काम करने वाले वॉलंटियर की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। लोग खुद ममदानी के प्रचारक बन गए, घर घर जाने लगे। पहले चरण में 10 लाख घरों तक पहुंच बनाई गई और उसके बाद 30 लाख घरों के दरवाजे खटखटाए गए। ममदानी के वॉलंटियर खुद जाकर लोगों से बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। 100 साल लगाकर इसके लिए आरएसएस जैसा संगठन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, शाखा नहीं चलानी पड़ी, ना आजीवन किसी को प्रचारक बनाना पड़ा। बस एक सही समय में सही मुद्दों को उठाया गया। जनता के बीच एक व्यक्ति जाता है, जनता उसके लिए पार्टी बन जाती है। ममदानी की जीत इरादों की जीत है और उससे भी बड़ी नीयत की जीत है। इस दौर में जब सोशल मीडिया और मीडिया को ही राजनीति के प्रचार का जरिया माना जाता है, ममदानी ने घर घर जाकर प्रचार करने की बहुत पुरानी राजनीतिक प्रथा को दोबारा से जीवित कर दिया। कई बार पुरानी चीजों को फिर से नए स्केल पर करना पड़ता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 5 महीने से अधिक तक चलते रहे पैदल। पदयात्रा करने वाले राहुल पहले नेता नहीं थे और उनके बाद भी कई नेता आएंगे जो पदयात्राओं पर निकलेंगे। अमेरिका में आज भी प्रचार टीवी के जरिए होता है। बहुत सारे नेता स्कूल के छात्र की तरह सुबह सुबह तैयार होकर टीवी के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, लेकिन ममदानी ने वहां पर डोर टू डोर कैंपेन को नया रूप दे दिया। इस कैंपेन के जरिए उन्होंने अमेरिका के गोदी मीडिया को भी हरा दिया। 1 साल पहले जिस शहर की जनता नफरत की आंधी में सिमट गई थी, उसी शहर की जनता आंधी बनकर निकलती है और नफरत को उड़ा ले जाती है। वरना मेयर के चुनाव को कौन पूछता है? भारत में तो कम से कम कोई नहीं पूछता तो लोग इसी पर हर दिन बहस करते। मुंबई जैसे बड़े शहर में 2022 के बाद मेयर क्यों नहीं है? मेयर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।